हृदय आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार 2 रुपए लेकर तुलसी राम जी के पिताजी रामराज वाली पार्टी को वोट डाल देते हैं और उसके बाद वे जिक्र करते हैं 1962 की होली का, जिसमें ब्राह्मणों और दलितों के बीच तनातनी हो जाती है, क्योंकि होली का दहन के लिए जो लकड़ियां इकट्ठी की गई थी उसमें दलितों के झोपड़ियां ब्राह्मण जो है वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से मार पिटाई तक नौबत आते आते रुक जाती है और होली का त्योहार संपन्न हो जाता है। उसके बाद वे अपने विद्यालय का जिक्र करते हैं कि किस प्रकार कृषि भी जो है मेन सब्जेक्ट में आ जाता है। अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। गांव में अनेक शादियां होने वाली थी। हमारी 2 चचेरी बहनों की भी बारात आने वाली थी। उन दिनों हमारे गांव में ब्राह्मणों की शादियों में एक शास्त्रार्थ की परंपरा थी। शादी के दूसरे दिन बारातियों द्वारा मजलिस सजाई जाती थी। यह कार्य अक्सर दोपहर बाद संपन्न होता था। मजलिस के दौरान घराती बाराती आपस में तरह तरह के सवाल जवाब करते रहते थे। इन सवालों में धार्मिक सवाल ज्यादा होते थे। चूंकि 8वां दर्जा पास होते होते मैं गांव में काफी चर्चित हो चुका था, इसलिए दलित बस्ती के लोग कहने लगे कि अब गांव में बारात आने पर ब्राह्मणों की ही तरह दलितों को भी शास्त्रार्थ करना चाहिए। दलित बस्ती में यह एक नई परंपरा स्थापित होने वाली थी, जिसका प्रमुख कारण था कि उस वर्ष वाली तनावपूर्ण होली हमारी बस्ती के लोग ये दिखाना चाहते थे कि वे ब्राह्मणों से किसी मायने में कम नहीं हैं। तो ये दिखाने के लिए वे तुलसी राम जी का चुनाव करते हैं, उन तुलसी राम जी का जिनको बचपन से ही सब लोग, यहां तक कि परिवार में भी सब लोग अपशकुन की श्रेणी में रखते आए थे। और जब शास्त्रार्थ की जरूरत पड़ी तो यकीनन किसी पढ़े लिखे की तरफ ही उनको देखना पड़ा। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई खूब कीजिए, पढ़ाई लिखाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कमरवा कमथरी नामक गांव से हमारे घर बारात आई थी। हमारे गुस्सैल नग्गर चाचा की बेटी किस्मतिया की शादी थी। उन दिनों दलितों के विवाह समारोह में अवसर पर बाना बनैठी, गदा, मुकदरबाजी, फरी, कलैया तथा कुश्ती जैसी अनेक देशी कलाओं का काफी प्रचलन था। शास्त्रार्थ तो वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि धर्मों का, शास्त्रों का उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं था निरक्षर होने के नाते। इसीलिए जो भी लोक कलाएं हुआ करती थीं या जो पारंपरिक तौर पे कुश्ती या इस तरह की प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी, वही बारातियों और घरातियों के बीच में हुआ करती थी। विवाह के दूसरे दिन दोपहर को उक्त सारी कलाओं का खूब प्रदर्शन हुआ, जिसमें घराती बाराती सभी शामिल हुए, जिन्हें देखने के लिए आसपास के अनेक गांव के लोग इकट्ठा हुए। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि घराती और बाराती दोनों एक साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे और कभी बाराती जीतते होंगे, कभी घराती जीत जाते होंगे। तो उससे ये बात तो जाहिर होती है कि स्त्रियों को निम्नतर नहीं समझा जाता था दलित समाज में, जैसा कि सवर्ण समाज में, कि बारात आई है तो घरातियों को सिर्फ हाथ जोड़कर ही झुके रहना पड़ेगा। कई जगह ऐसा जिक्र है प्रसंगों का, जिसमें तुलसी राम जी बताते हैं कि कैसे बारातियों और घरातियों के बीच में सर फुटौवल वाली नौबत आ जाया करती थी और किसी किसी जगह पर तो मार पिटाई बाकायदा हो जाया करती थी। इससे पता चलता है कि ना तो बाराती कम थे और ना ही घराती कम हुआ करते थे। स्त्री सम्मान दलितों में सवर्णों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ना तो वे भ्रूण हत्या करते हैं क्योंकि स्त्रियों का सम्मान करते हैं। तब एक सोशल ऑडिटिंग तो बनती है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो भ्रूण हत्या का अपराध करते हैं और जो भ्रूण हत्या का पाप करवाते हैं। इसके बाद महफिल सजाई गई, जिसे मजलिस कहा जाता था। वैसे तो फारसी भाषा में मजलिस का मतलब पार्लियामेंट होता है। सच माने तो बारात के साथ जो मजलिस सजाई गई थी, वह सचमुच में अपने अर्थ में ही के ही अनुरूप थी। गांव के दलितों की मांग पर मुझे कहा गया कि बारातियों से शास्त्रार्थ करूं।
इस तरह की मजलिसों में लोग एक बड़ी परात में काजू किशमिश गरी मुनक्का आदि लेकर प्रसाद की तरह उपस्थित लोगों में बांटते थे। साथ में सिगरेट बीड़ी पान का भी वितरण होता था। तेज गर्मी के कारण गुलाब जल से भरी पिचकारियां लोगों के चेहरों पर चलाई जाती थी। उन दिनों गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था, इसलिए करीब 4 फीट की गोलाई में कपड़े से बना झालरनुमा बेना, जिसे लाठी में पिरोकर एक ताकतवर आदमी दाएं बाएं हिलाता था, तेज हवा का झोंका चल पड़ता था। तो ये पूरा उन्होंने बारात का विवरण दिया है कि जब बारात आती थी तो किस तरह का स्वागत करने की परंपरा थी, और इसमें से एक भी परंपरा ऐसी नहीं लग रही जो सवर्णों की परंपराओं से कमतर हो। हाँ, रोशनी कम हो सकती है दलितों की बारात में, जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन इसको पढ़कर तो ये लग रहा है कि सारे ठाट बाट हुआ करते थे। गुलाब जल की पिचकारियां छिड़की जाती थी, पंखों का अरेंजमेंट होता था। बेशक वो हाथ पंखे होते थे, लेकिन अरेंजमेंट जरूर होता था। और सिगरेट पान तंबाकू से लेके ड्राई फ्रूट तक का अरेंजमेंट बढ़िया तरीके से होता था। लोगों को भर भर के ना खाने को मिलता हो, थोड़ा थोड़ा ही मिलता हो, लेकिन अरेंजमेंट जरूर होता था। ये मजलिसें मध्य युगीन के सुल्तानों के दरबारों जैसी लगती थी। ऐसे ही वातावरण में मुझे घर गांव वाले उकसाने लगे ताकि शास्त्रार्थ शुरू हो जाए। शर्म के मारे मेरा हाल बेहाल था। नग्गर चाचा बार बार कहते, पूछ पूछ तो से केहू के ना जीत पाई। और आज उन्हें फक्र हो रहा है तुलसीराम जी पर। ब्राह्मणों की बारात में पूछे जाने वाले धार्मिक प्रश्नों का मुझे अनुभव था, अतः कांपते कांपते मैंने हिम्मत जुटाई। चूंकि मैं वर्षों से शाम के समय बस्ती वालों की उपस्थिति में रामचरितमानस का पाठ किया करता था, इसलिए इस ग्रंथ का पूरा वृत्तांत मेरी जबान पर रहता था। और वैसे भी तुलसीराम जी की याददाश्त कमाल की थी। इस बात का जिक्र वे कई बार कर चुके हैं कि उनके अध्यापक भी इस चीज के कायल रहा करते थे। उस सजी हुई मजलिस में हकलाते हुए खड़ा होकर मैंने बारातियों से पूछा कि रामचरितमानस की पहली चौपाई क्या है। मेरे इस सवाल पर पूरी मजलिस में सन्नाटा छा गया। काफी देर तक कोई उत्तर नहीं आया, सन्नाटा जारी था। इसी बीच गांव के फेरू काका ने जोर से चिल्लाकर कहा, बता दे बेटा बता दे। मैंने उत्साहवश गाकर सुनाया, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरीमय चूरन चारू, समल सकल भव रजु परिवारू। मुझे इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि मैंने रामायण कभी पढ़ी नहीं, तुलसीदास कृत। इस उत्तर के साथ ही वहां बैठे सैकड़ों घराती खड़े होकर तालियां बजाने लगे। नग्गर चाचा बार बार कहते, और पूछ और पूछ। मेरा भी साहस ऐसा बढ़ा कि मैंने एक के बाद एक रामचरितमानस के प्रश्नों की झड़ी लगा दी। इन प्रश्नों में मनु शतरूपा तप, मारीच प्रकरण, सीता त्रिजटा संवाद, मेघनाथ वध जैसे अनेक प्रश्न शामिल थे। क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि जब बारातों में इस तरह की मजलिसें लगा करती थी तो गांव वाले या आसपास के गांव से भी लोग आकर इकट्ठे हो जाया करते थे। चूंकि वे निरक्षर थे, उन्हें रामचरितमानस का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वे सिर्फ सुना करते थे। और वहीं पर पढ़ाई में तेज होने की वजह से और कमाल की याददाश्त होने की वजह से तुलसी राम जी उसके काफी अभ्यस्त हो चुके थे। उनको बहुत सारे प्रश्न भी याद हो गए होंगे। बारातियों की ओर से कोई उत्तर नहीं आ पाया। घरातियों के दंभ का ठिकाना नहीं रहा। इस विजय के दंभ के कारण गांव के पहलवान एक बार पुनः बाना बनेठी भांजने लगे, जिसके कारण घरातियों बारातियों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। किसी तरह मामला शांत हुआ। इस प्रथम शास्त्रार्थ की विजय के बाद दूर दूर स्थित दलित बस्तियों में विवाह के अवसर पर शास्त्रार्थ के लिए मेरी मांग बढ़ने लगी। 8वां दर्जा पास करते ही ये मेरी एक विचित्र उपलब्धि थी। मैं मजलिसों में शास्त्रार्थ के लिए काफी मशहूर हो गया था। बारातियों और घरातियों में तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि बारातियों के लिए माना जाता है कि वे लड़के वालों की तरफ से हैं, तो घरातियों को चाहे कुछ भी हो तो थोड़ा सा उनका सम्मान रख लेना चाहिए। और यहां पर घराती ही उनके सर पे सवार हो गए थे शास्त्रार्थ के जरिए, इसलिए शायद ये तनाव हल्का बढ़ गया होगा। जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला तो 9वीं कक्षा का नजारा ही कुछ और था। मैं काफी उत्साहित था। अन्य विषयों के साथ रेखा गणित अर्थात जियोमेट्री एक नया विषय था। मेरा
मेरी रुचि इस विषय में इतनी बढ़ गई कि शीघ्र ही मैंने किसी भी प्रमेय को हल कर लेता था, मतलब थ्योरम को। इन प्रमेयों में, इन थ्योरम्स में सबसे प्रमुख थी पाइथागोरस की प्रमेय, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। यकीन मानिए मुझे आज तक वो समझ नहीं आई। यदि मैथ्स के एग्जाम में इकलौता यही सवाल होता तो मैं कभी पास नहीं कर पाती। पाइथागोरस की प्रमेय, जिसे पूरे स्कूल में सिर्फ मैं ही हल कर पाता था। लेजर के दौरान पहले की तरह ही मैं मैदान में बैठ जाता और अनेक लड़के मुझे घेर कर बैठ जाते और मैं जमीन पर कपड़े से लिखकर उन्हें प्रमेय हल करना सिखाने लगा। 9वीं कक्षा में मुझे रेखा गणित सर्वाधिक प्रिय लगने लगी थी। इस बीच ना जाने क्यों मेरी कक्षा के कुछ छात्र मुझसे बहुत चिढ़ने लगे, जिनमें एक थे हीरालाल। वे लोहार जाति के थे, किंतु अकारण वे मुझे चमरा चमरा कहकर बुलाते तथा बात बात में गालियां देने लगते। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है, जो खुद लोहार है वे दूसरे को, मतलब शूद्रों में भी जो छुआछात होता है उसका जिक्र यहां पर है। हमने घुसपैठिए में शव यात्रा पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, और जिसमें अछूतों में भी अछूत होते हैं, वे भी छुआछात बरतते हैं। तब किस लिहाज से सवर्णों को कोसते हैं हम लोग। यदि हम खुद छुआछात मानेंगे तो कैसे किसी दूसरे को कह पाएंगे। हीरालाल की एक विशेषता यह थी कि वे फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उनकी इस कला की सभी लोग सराहना करते थे। मैं भी उनका बड़ा प्रशंसक था, किंतु वे मुझे जन्मजात दुश्मन समझने लगे थे। वे हमेशा कुछ क्षत्रिय लड़कों के साथ रहते और जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल करते। तो ये सब प्रकरण जो है वो गौरतलब हैं। इन लोगों के चलते कक्षा में मेरे लिए बैठना मुश्किल हो गया था। इस दौरान 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध शुरू हो गया। हमारे स्कूल के अध्यापक रोज युद्ध की बातें करते हुए देश प्रेम से संबंधित किस्से कहानियां सुनाते। प्राध्यानाध्यापक धर्मदेव मिश्र लगभग रोज ही स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते। ये अध्यापक लड़कों को लेकर गांव गांव घूमते और सुरक्षा कोष के लिए 1 रुपया पैसा इकट्ठा करते। कई जगहों पर औरतें सोने के छोटे छोटे गहने भी दिया करती थी। इकट्ठा की गई धनराशि तथा अन्य सामग्री विकास केंद्र जहानागंज में सौंपी जाती थी। इस के ऊपर मुझे याद है हरिशंकर परसाई जी का एक लेख है। इस वक्त मैं नाम भूल रही हूं क्योंकि स्पर एट द मोमेंट मुझे याद आया है। अगर पहले से याद आ गया होता तो मैं उसका नाम यहां लिख लेती। और उसमें हरिशंकर परसाई जी जिक्र करते हैं कि इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा जी ने जनता के बीच जाकर उनसे माफी मांगी और ये तक कहा कि भारत चीन युद्ध में जो हथियार खरीदने के लिए जो मेरी बहनों ने छोटे छोटे जो जेवर दिए थे वो भी बेच डाले सरकार ने, और इसी बात को लेकर इंदिरा जी दोबारा जीतकर संसद में आई थी। तो जितनी भी ये कहानियां हैं वो एक दौर की हैं और हर एक में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं। सिर्फ आत्मकथा के तौर पर इसको ना देखा जाए, राजनैतिक सिमिलैरिटी में बोल रही हूं कि जो राजनीतिक क्षेत्र में घटनाएं हुई हैं उस दौर में वो भी हर एक में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो इन आत्मकथाओं को पढ़कर आप अपना राजनीति का ज्ञान भी पुख्ता कर सकते हैं। ये सिर्फ आत्मकथा ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजों का समावेश है। मैं पहले भी कह चुकी हूं, व्यक्तिगत तौर पर पारिवारिक दखल, पारिवारिक तौर पर सामाजिक दखल और सामाजिक तौर पर राजनैतिक दखल, और उस राजनैतिक दखल से सबसे पहली इकाई व्यक्ति का जो इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, वो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो पड़ता जरूर है। और हरिशंकर परसाई जी के लेख इस मामले में बेहद उम्दा हैं। हंसते हंसते वो जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं उसको समझना बेहद आसान है। हो सकता है पाठन करते वक्त मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ती हूं तो कुछ चीजें आप लोगों को मिस हो जाती होंगी, नहीं समझ में आती होंगी उस प्रभावी तरीके से, लेकिन यकीन मानिए यदि आप पुस्तक हाथ में लेकर उसको पढ़ेंगे तो वो हर लेख आपको बेहद मजेदार लगेंगे।
कई जगहों पर औरतें सोने के छोटे मोटे गहने भी दिया करती थी। इकट्ठा की गई धनराशि तथा अन्य सामग्री विकास केंद्र जहानागंज में सौंपी जाती थी। मैं भी इन कार्यों में हिस्सा लेता। उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से कहानियां स्कूल और गांव में फैली हुई थी। नग्गर चाचा का बेटा कुद्दन ना जाने कहां से सुनकर आया था। वह कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती है। फिर दावत में आए हजारों बूढ़ों को गोली मार दी जाती है। ऐसी ऐसी कहानियों को सुनकर मैं चीन से बहुत घृणा करने लगा था। तो जो अफवाहों का बाजार होता है वो बहुत गर्म होता है। कई बार ये अफवाहें क्रांति तक ला देती हैं। यदि आपने बचपन में हिस्ट्री की टेक्स्ट में फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी तो वो अफवाह का ही नतीजा थी। धर्मदेव मिश्र बताते कि चीनी लोग छिपकली, गिरगिट, सांप आदि सब कुछ खा जाते हैं। ऐसा सुनकर चीन से घृणा और बढ़ जाती। इस तरह हमारे गांव में चीन विरोधी लहर सी व्याप्त हो गई थी। लोग छुन छिन बोलते और चीनियों की नकल करके खूब हंसते। मेरे मन में अमेरिका के प्रति भी घृणा का भाव उमड़ता रहा, क्योंकि हथियार के लिए उसे सोना चाहिए था। यह बात मेरे गले नहीं उतरती थी। उसी समय जहानागंज विकास केंद्र पर एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त आए हुए थे। हम अपने सारे अध्यापकों के साथ उस सभा में गए। चंद्रभानु गुप्त मंच पर विराजमान थे। हजारों की भीड़ जमा थी। इस बीच मंच पर वही पुराने बिरहा उस्ताद जयश्री यादव अपनी मंडली लेकर आ गए। वे खड़े होकर लोहे की करताल बजाते हुए गाने लगे। दौड़ा दौड़ा भारत के किसनवा, सिमनवा पर चोर अइले चिनवा, सुरक्षा कोष में दान देबे माथे के टिकुआ, माथे के टिकुआ रामा माथे के टिकुआ, औरे देबे हाथे के कंगनवा, सिमनवा पर चोर अइले चिनवा। इसी धुन पर वे अपने बिरहा के माध्यम से एक विवाहिता युवती के सारे आभूषण सुरक्षा कोष में समर्पित करवा देते हैं। इस बिरहा का तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि औरतें अपनी अपनी अंगूठी मुनरी उतारकर सौंपने लगी। मैं भी मंत्रमुग्ध इस बिरहा को सुनता रहा। बड़ा रोमांच था। उस समय ऐसा लगा कि यदि कोई चीनी मिल जाए तो उसकी बोटी बोटी कर दी जाए। इस युद्ध के दौरान जयश्री यादव हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत मशहूर हो गए थे। वे जगह जगह आयोजित सभाओं में इस बिरहा को गा गा कर देश भावना जगाते रहे थे। युद्ध की चर्चाओं से हमारी पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। युद्ध बंद होते ही कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगा। भंडारी चाचा जब कलकत्ता से रिटायर होकर आए तो मेरे लिए वे वहीं से एक पजामा लेते आए थे, किंतु मैं शर्म के मारे उसे नहीं पहनता था। 9वीं कक्षा में बहुत सारे लड़के पजामा पहनकर आते थे। एक दिन मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पजामा पहनकर स्कूल चला आया। शर्म के मारे पजामा को ऊपर खोस लिया था ताकि वह धोती की तरह लगे। पहले दिन एक बार कक्षा में बैठा तो दिन भर बैठा ही रहा। शर्म के मारे उठा ही नहीं। बड़ी तेज पेशाब लगी थी, किंतु अपनी दर से हटा नहीं। माफ कीजिएगा, यहां पर इसी तरह के शब्द लिखे हुए हैं। शाम को छुट्टी होने पर सबके बाद में कक्षा से निकलकर पहले पास वाले अरहर के खेत में गया। वापस आने पर बड़ी राहत मिली। पजामा पहने देख गांव के ब्राह्मण कहते, बाप के पाद ना आवे पूत शंख बजावे। अगेन माफी चाहूंगी, यही कहावत लिखी हुई है यहां पर। जाहिर है कि मेरे बाप खेत में मजदूरी करते थे, इसलिए उक्त व्यंग्य मुझे बहुत खलता था, किंतु कुछ जवाब नहीं दे पाता था। ब्राह्मण ये भी कहते, अरे इता अणकुटवा जैसन लगत हाउ। हमारे गांव के पास वाले गांव भुजही के रहने वाले 2 मुस्लिम भाई थे, जो बड़ी सणसी नुमा एक मशीन लेकर गांव गांव घूमकर बैलों के अंडकोशों को कुचलकर बधिया करते थे। बैलों को बधिया करने का तरीका बड़ा निर्दयी होता था। बैलों को पटक कर 8-10 आदमी बांस की काड़ियों से उसे सुअर की तरह दबाते रहते थे और इस तरह अणकुटवा उसे बधिया कर देते थे। वे भी मेरी तरह पजामा ऊपर खोस कर उटंग करके आते जाते रहते थे, या यूं कहें कि मैं उनकी तरह पजामा खोस कर चलता था। यही कारण था कि गांव के ब्राह्मण मुझे अणकुटवा जैसा कहने लगे। धीरे धीरे स्कूल में भी अनेक छात्र मुझे अणकुटवा कहने लगे। उधर मेरी दलित बस्ती के लोगों ने भी मेरे पजामे के लगभग आधा दर्जन पर्यायवाची बना डाला, जिसका उल्लेख करना संभवतः भाषा की अवमानना होगी।
इस बीच एक दिन मैंने स्कूल के बरामदे में खड़ी एक साइकिल के हैंडल को छू लिया। ये साइकिल भुजही गांव के रणबीर सिंह की थी। पूरे स्कूल में वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो साइकिल पर आते जाते थे। मैंने ज्यों ही साइकिल को छुआ, अचानक पीछे से मेरे सर पर एक जोर का तमाचा लगा और मैं गिर गया। उठने से पहले मुझे सुनना पड़ा, चरजामा पहन के तोहार दिमागवा खराब हो गईल, सऊर कहीं के। ऐसा सुनाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं रणबीर सिंह थे, जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, जिन्हें मैं देख नहीं पाया था। यह घटना मेरे पजामे की पराकाष्ठा थी। अंतोतगत्वा इसने मुझे पिटवा ही दिया। यह पजामा मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। मैं कितना भी ऊपर खोसकर उसे धोतीनुमा बनाता, वह उटंग होकर सही मायनों में मुझे अणकुटवा की श्रेणी में ला देता था। आखिर साला था तो पजामा ही। तो यहां पहनावा भी हम बांट लेते हैं धर्मों के बीच में। ये एक अजीब बात है। और यहां पर खासा व्यंग्य किया है तुलसी राम जी ने कि आखिर है तो पजामा ही, उसको इस तरह धर्मों के बीच में क्यों बांटा जा रहा है। किसी भी तरीके से पहनो, पजामा पजामा ही रहेगा। तो यहां पर हमारा 5वां उपखंड भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम 6ठे उपखंड की तरफ बढ़ेंगे। तब तक अलविदा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्थायी मेंबर के तौर पर ज्वाइन करना भी ना भूलें। धन्यवाद।